ठीक है। सवाल आप लोगों ने मेरे ख्याल में पहले रीड भी किया होगा। ठीक है, ये सीवीपी का सवाल है। कंपनी नॉर्मल कैपेसिटी पर ऑपरेट करेगी और जो लोकल यूनिट्स बेचेगी और जो एक्सपोर्ट करेगी उसकी सेलिंग प्राइस है। फिर लिखा हुआ है डिस्काउंट्स विल बी अलाउड ऑन लोकल सेल्स डिपेंडिंग अपॉन द क्रेडिट पीरियड एज फॉलोज। एक्स टाइप ऑफ कस्टमर्स नील, वाई टाइप ऑफ कस्टमर्स 10%। यानी कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जिनको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा और कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जिनको डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा होगा। उन कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया जाएगा जो 30 दिन के अंदर पैसे पे कर देंगे। फिर लिखा है वॉल्यूम ऑफ लोकल सेल्स इज एस्टिमेटेड एट 80% ऑफ टोटल सेल्स। रेशियो ऑफ सेल्स टू एक्स एंड वाई टाइप ऑफ कस्टमर्स विल बी 3:2 रिस्पेक्टिवली। सही है। सवाल आप लोगों ने आई होप पढ़ लिया होगा, मैंने ग्रुप पर भेज भी दिया था पहले ही। अच्छा, आगे बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स हैव बीन बजटेड एज फॉलोज। फिर कॉस्ट के बारे में कुछ डेटा दिया हुआ है कि मटेरियल की कॉस्ट कितनी, लेबर की कॉस्ट कितनी, ओवरहेड्स की कॉस्ट कितनी। उसके बाद लिखा हुआ है कि हम जब रॉ मटेरियल मंगवाएंगे तो हमारा जो ऑर्डर साइज़ होगा वो क्या होगा, यानी कि एक वक्त में कितने कितने यूनिट्स हम लोग मंगवा रहे होंगे। फिर पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि कंपनी का जो बफर स्टॉक है या सेफ्टी स्टॉक है वो कितना होगा। ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के चैप्टर में हम लोग ये पढ़ते हैं कि बफर स्टॉक क्या है, ऑर्डर साइज़ क्या है। फिर एडमिन एक्सपेंसेस हैं, फिर डेप्रिसिएशंस हैं, फिर मटेरियल से रेलेवेंट कुछ और उसकी होल्डिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है। सवाल की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कंप्यूट दी ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज़ एज्यूमिंग दैट द एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आर कंफर्म्ड एंड वॉल्यूम ऑफ लोकल सेल्स ऑफ मोरी एंड नागा विल मेंटेन द रेशियो एज पर बजट 21 मार्क्स। तो मैं कुछ वर्किंग करता हूँ पर्टिकुलरली इस सवाल से रेलेवेंट। ठीक है, इस सवाल से रेलेवेंट कुछ वर्किंग करते हैं। देखिए, सबसे पहली वर्किंग तो हम जो कर सकते हैं ना वो ये है कि हम ये देख लें कि भाई प्रोडक्शन और सेल्स कितनी है। एक प्रोडक्ट है मोरी, एक प्रोडक्ट है नागा। प्रोडक्शन, ठीक है, सवाल के डेटा के हिसाब से मैं 50,000 यूनिट्स मोरी के बनाऊंगा और 60,000 यूनिट्स नागा के बनाऊंगा। ठीक है, ये सवाल में ऑलरेडी मेंशन है कि आप कितने कितने यूनिट्स मोरी और नागा के प्रोड्यूस कर रहे होगे। अच्छा जी, इसके बाद एक और मज़े की चीज़ लिखी हुई है। देखो, कंपनी का पहला साल है ना, कंपनी का पहला साल है, कंपनी का पहला साल है। तो कंपनी ने 50,000 यूनिट्स मोरी के और 60,000 यूनिट्स नागा के बनाए। सही है। और उसके बाद ज़रा क्लोजिंग स्टॉक की बात अगर करें तो ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में लिखा हुआ है द कंपनी विल फॉलो अ पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग 5,000 यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स ऑफ ईच प्रोडक्ट। यानी कि कंपनी का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, कंपनी का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, कंपनी ने ये सोचा हुआ है वो 5,000 यूनिट्स मोरी के और 5,000 यूनिट्स नागा के होंगे। तो अगर मैं लेस कर देता हूँ उसमें से क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स, यानी कि 5,000 यहाँ से लेस और 5,000 यहाँ से लेस, तो मेरे पास यूनिट्स सोल्ड आ जाएंगे। यूनिट्स सोल्ड यानी कि मैंने 50,000 बनाया और 5,000 अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री में है तो मैंने 45,000 बेचे होंगे। इसी तरह अगर मैंने 60,000 बनाए और 5,000 अगर क्लोजिंग स्टॉक में है तो मैंने 55,000 यूनिट्स जो है वो बेच दिए होंगे। ठीक है, अगर मैंने 50,000 यूनिट्स मोरी के बनाए और 5,000 जो है वो क्लोजिंग स्टॉक में है तो मैंने 45,000 बेचे होंगे। अगर नागा के 60,000 यूनिट्स जो है वो बनाए हैं मैंने और 5,000 यूनिट्स अगर क्लोजिंग स्टॉक में है तो 55,000 यूनिट्स बेच दिए होंगे। अच्छा, अब इस सेल्स की फर्दर बाइफिकेशन हम कर सकते हैं। देखिए, सवाल में ये लिखा हुआ है कि लोकल सेल्स इज एस्टिमेटेड एट 80% ऑफ टोटल सेल्स। तो इसमें से लोकल कितने होंगे, लोकल सेल्स कितनी होगी 80% और एक्सपोर्ट कितनी होगी 20%। तो इसका मतलब आप क्या करो, 45,000 का आप 80% लो, ये लोकल सेल्स है, और 45,000 का आप 20% लो, ये आपकी एक्सपोर्ट है। इसी तरह से 55,000 का आप 80% ले लो, 55,000 का 80% जो है वो लोकल सेल्स है, और 55,000 का 20% ले लो, ये आपकी इंपोर्ट्स हैं। यहाँ तक बात समझ में आती है? काइंडली मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है जी, तो ये हमने ये देख लिया कि भाई कितने यूनिट्स एक्सपोर्ट में हैं और कितने यूनिट जो हैं वो लोकल सेल्स के हैं। हमने जो दी गई परसेंटेज थी उन्हीं परसेंटेजेस में इसको अप्लाई कर दिया।
अब हम बात कर लेते हैं कि अगर कंपनी जो है उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी होगी। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट कैसे ढूंढेंगे? ठीक है, एक तो ये यूनिट्स की वर्किंग कर ली हमने, यूनिट्स की वर्किंग हो गई। अब हम वेरिएबल कॉस्ट की वर्किंग करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मोरी नागा वही कॉलम चल रहा है। ठीक है, ये ऊपर हमने यूनिट्स की पहली वर्किंग कर ली। अच्छा, अब कॉस्ट क्या क्या है? रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मोरी पे रॉ मटेरियल कितना लगता है? 5 किलो लगते हैं और 1 किलो 300 रुपये का आता है। ठीक है, नागा पर कितने का लगता है? 10 किलो लगता है और 1 किलो, 10 किलो लगता है और 1 किलो 200 का आता है। तो ये रॉ मटेरियल का खर्चा हो गया। फिर हम लेबर पर आते हैं। लेबर की अगर बात करते हैं तो लेबर के 6 घंटे लगते हैं और 1 घंटे के 200 रुपये। और नागा पर 7 घंटे लगते हैं और 1 घंटे के 250 रुपये। ये सारी बातें इस डब्बे में, इस ब्रैकेट में, इस बॉक्स में लिखी हुई हैं और आप लोगों ने रीड भी कर ली होंगी। अच्छा, इसके बाद कुछ ओवरहेड्स हैं, कुछ वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स। अच्छा जी, वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, और वो ये है कि ओवरहेड्स के बारे में लिखा हुआ है कि 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर, जो ओवरहेड्स होंगे वो लेबर का 40% जो है उसके बराबर होंगे। पहली चीज़, आई रिपीट, जो ओवरहेड्स होंगे, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स होंगे, वो लेबर कॉस्ट के 40% होंगे। फर्दर यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 70% वेरिएबल होंगे। तो इसका मतलब वेरिएबल ओवरहेड्स अगर मैं देखूंगा तो मोरी पर लगने वाली लेबर की कॉस्ट 1200 है। पहले मैं 1200 का 40% लूँगा। ठीक है, मोरी पर लगने वाली लेबर की कॉस्ट 1200 है, पहले मैं 1200 का 40% लूँगा। जब मैं 1200 का 40% लूँगा तो ओवरहेड्स आएंगे, और इनमें से 70% वेरिएबल हैं, इनमें से 70% वेरिएबल हैं। तो मुझे वापस से जो अमाउंट आएगा उसका 70% भी लेना पड़ेगा। पहले जब मैंने 40% लिया तो ओवरहेड्स आ गए, और फिर उसका 70% लिया तो वेरिएबल ओवरहेड्स आ गए। इसी तरह से अगर मैं नागा की बात करूं तो ये नागा का लेबर का खर्चा है, 1750 नागा का लेबर का खर्चा है, 1750 नागा का लेबर का खर्चा है। इसका 40% जो है वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, इसका 40% जो है वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स है। और ये जो 40% प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, इसमें से 70% वेरिएबल हैं, इसमें से 70% वेरिएबल हैं। तो इसमें से 70% वेरिएबल हैं, यानी कि ये बन जाता है 490। तो यहाँ तक का टोटल कितना बना? 3036 और 4240। क्या और कोई वेरिएबल खर्चा है सवाल में? देखिए, रॉ मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स इस बॉक्स से आ गए। फर्दर अगर हम देखें ना, तो सवाल में एक जगह पर और भी वेरिएबल खर्चा लिखा हुआ है। लिखता है वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट्स आर रिलेटेड टू लोकल सेल्स ओनली। कुछ वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट्स हैं और लिखा हुआ है रिलेटेड टू लोकल सेल्स ओनली। अच्छा, इससे पहले क्या लिखा हुआ है? इससे पहले लिखा हुआ है सेलिंग costs are estimated at 61 million. Selling costs are estimated at 61 million, of which 80% are variable. सेलिंग की जो कॉस्ट है वो 61 मिलियन है, सेलिंग की जो कॉस्ट है वो 61 मिलियन है, और उस 61 मिलियन में से 80% वेरिएबल है। और उसने फिर लिखा कि वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आर रिलेटेड टू लोकल सेल्स ओनली, वो लोकल सेल्स से पर्टेन करती है। The variable selling expenses pertaining to Naga are 40% more than selling expenses of Mori. नागा के जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, नागा के जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो मौरी के सेलिंग एक्सपेंसेस से 40% ज़्यादा हैं। नागा के जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो मौरी के सेलिंग एक्सपेंसेस से 40% ज़्यादा हैं। तो हम यहाँ पर एक वर्किंग करते हैं, यहाँ पर हम जो है ना वो सेलिंग एक्सपेंसेस की वर्किंग करते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस, देखो सबसे पहले तो टोटल कितना है सर? टोटल है 61 मिलियन।
टोटल 61 मिलियन है, इसमें से वेरिएबल कितना है प्यारे बच्चों? वेरिएबल की क्या परसेंटेज दी थी? 80% वेरिएबल है, इसमें से 80% वेरिएबल है, इसमें से 80% वेरिएबल है। इसका मतलब 48.8 मिलियन वेरिएबल है। अच्छा, फिक्स कितना? इसका 20%। ठीक है ना? सेलिंग एक्सपेंसेस टोटल 61 मिलियन है, 48.8 मिलियन वेरिएबल है, 12.2 मिलियन फिक्स्ड है। अच्छा, आप एज्यूम कर लो कि मौरी की जो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस की अमाउंट है ना वो है एक्स। ठीक है ना? देखो, इससे बोला था वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस परटेटिंग टू नागा और 40% मोर देन सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ मौरी। आप एज्यूम कर लो कि मौरी की वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस एक्स है। अगर मौरी की हम एज्यूम करते हैं कि सेलिंग एक्सपेंस एक्स है, तो नागा की वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस की वैल्यू क्या होगी? बताओ। अगर हम एज्यूम करते हैं कि मौरी की वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस की वैल्यू एक्स है, तो नागा की वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू क्या होगी? 40% ज़्यादा होने का मतलब 1.40x हो गया। अगर मौरी की वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस की वैल्यू एक्स है, तो नागा की जो है वो 40% ज़्यादा होगी, यानी कि 1.40x हो गया। अच्छा, अब उसने ये भी लिखा कि ये सिर्फ और सिर्फ जो आपकी लोकल सेल्स है ना उससे पर्टेन करती है। तो देखें, एक इक्वेशन बनाते हैं। मौरी के लोकल सेल्स के यूनिट्स कितने हैं? मौरी के लोकल सेल्स के यूनिट्स है 36,000। मौरी के लोकल सेल्स के यूनिट्स है 36,000 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। मौरी के लोकल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, यानी कि एक यूनिट की सेलिंग एक्सपेंस की वैल्यू, प्लस 44,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.40x इज इक्वल्स टू 48,800,000 ठीक है, मैं वापस से रिपीट करता हूँ। 36,000 इंटू एक्स, 36,000 जो है वो मौरी के लोकल सेल्स के यूनिट्स है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स, यानी कि एक यूनिट की मौरी की वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस की वैल्यू, प्लस 44,000 इंटू 1.40x, यानी कि जो नागा के यूनिट्स है मल्टीप्लाइड बाय नागा के एक यूनिट की वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू, इज इक्वल टू 48.8 मिलियन। तो ये बन जाएगा 36,000x और प्लस इसमें कर देते हैं 44,000 इंटू 1.4, यानी कि 97,600x 97,600x इज इक्वल्स टू 48,800,000। तो x की वैल्यू क्या आती है? 488,000,000 डिवाइडेड बाय आंसर 500 आती है। x की वैल्यू 500 आती है, यानी कि जो मौरी के सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे वो 500 होंगे, और 1.40x की वैल्यू कितनी आती है? 500 इंटू 1.40 यानी कि 700 आती है। यानी कि जो नागा है उसके जो सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे वो 700 होंगे, मौरी से 40% ज़्यादा। ठीक है, मौरी से 40% ज़्यादा। मैं वापस से इस वर्किंग को रिपीट कर देता हूँ। ये टोटल है, टोटल का 80% वेरिएबल, 20% फिक्स्ड। मौरी की वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट एक्स है, नागा की वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट 1.40x है। तो 36,000 इंटू एक्स प्लस 44,000 इंटू 1.40x इज इक्वल टू 48.8 मिलियन। 97,600 इज इक्वल टू 48.8 मिलियन। x इज इक्वल टू 500 और 1.40x इज इक्वल टू 700। तो ये 500 होगा, ये 700 होगा। ये क्या है? ये है वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस। ठीक है ना? तो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस भी अगर हम मिला देते हैं तो उसके बाद ये वैल्यूज़ क्या बनती हैं? उसके बाद ये वैल्यूज़ 3536 और 4940 बनती हैं। ठीक है, 3536 और 4940 बनती हैं। ये दो हमने जो है वो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस की वर्किंग कर ली। ठीक है ना? अच्छा, अब हम देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगा। देखो, जब हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बात करते हैं और हम चलो एक्सपोर्ट की बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट के एक यूनिट पर कितनी कंट्रीब्यूशन होगी, या चलो टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, ये ज़्यादा बेहतर रीडिंग है। अच्छा, पहले तो हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है ना। मौरी की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगी, जो चीज़ मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। देखिए जब मैं कोई चीज़ एक्सपोर्ट करता हूँ, प्यारे बच्चों गौर से देखो, जब मैं कोई चीज़ एक्सपोर्ट करता हूँ, जब मैं कोई चीज़ एक्सपोर्ट करता हूँ, मौरी की एक चीज़ 4,000 रुपये में एक्सपोर्ट करता हूँ। मौरी की एक चीज़ 4,000 रुपये में एक्सपोर्ट करता हूँ। नागा की एक चीज़ 5,200 में एक्सपोर्ट करता हूँ। मौरी की एक चीज़ 4,000 रुपये में एक्सपोर्ट करता हूँ। मौरी की एक चीज़ 4,000 रुपये में एक्सपोर्ट करता हूँ। मौरी की एक चीज़ 4,000 रुपये में एक्सपोर्ट करता हूँ। और एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 3036 होती है। सर 3536 नहीं लेंगे, 3036 क्यों लिया? इसलिए 3036 लिया क्योंकि उसने कहा था कि वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस सिर्फ़ और सिर्फ उन चीज़ों के लिए है जो आप लोकली बेचते हो। अगर आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हो तो उस पर ये 500 रुपये इनकर नहीं होते। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मौरी की कितनी आई, 964। अच्छा, इसी तरह से नागा की बात करते हैं। नागा का एक यूनिट जब मैं एक्सपोर्ट करता हूँ 5,200 में बेचता हूँ। नागा का एक यूनिट जब मैं एक्सपोर्ट करता हूँ 5,200 में बेचता हूँ। नागा का जब एक यूनिट एक्सपोर्ट करता हूँ तो 5,200 में बेचता हूँ। माइनस 4240, 4240 क्या है? 4240 एक यूनिट जो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, एक यूनिट जो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, एक यूनिट जो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, उसकी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि 961। यहाँ तक काइंडली मुझे कंफर्म कर दीजिएगा सारी चीज़ें सेट है, समझ में आ रही हैं? ठीक है जी। तो ये मुझे ये पता चल गया कि यार जो मैं एक चीज़ इसकी एक्सपोर्ट करता हूँ तो उस पर क्या आता है, इसकी एक्सपोर्ट करता हूँ उस पर क्या आता है, इस तरह से मैंने ये हिसाब लगा लिया। अच्छा, अब टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगी? देखो मौरी के कितने यूनिट्स एक्सपोर्ट करता हूँ सर, आप 9,000 यूनिट्स एक्सपोर्ट करते हो और एक यूनिट से 964 की कंट्रीब्यूशन आती है। मौरी के आप 9,000 यूनिट्स एक्सपोर्ट करते हो और एक यूनिट से 964 की कंट्रीब्यूशन आती है, यानी कि 8676,000। इसी तरह से नागा के आप 11,000 यूनिट्स एक्सपोर्ट करते हो। नागा के आप 11,000 यूनिट्स एक्सपोर्ट करते हो और एक यूनिट से 960 की कंट्रीब्यूशन आती है। नागा के आप 11,000 यूनिट्स एक्सपोर्ट करते हो और एक यूनिट से 960 की कंट्रीब्यूशन आती है। तो अगर नागा के 11,000 यूनिट्स एक्सपोर्ट करते हो और एक यूनिट से 960 की कंट्रीब्यूशन आती है तो ये वैल्यू हो गई, और टोटल 19,236,000 हो गया। ये क्या है? जो चीज़ें मैं एक्सपोर्ट करता हूँ ना, जो चीज़ें मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, जो चीज़ें मैं एक्सपोर्ट करता हूँ उससे आने वाली कंट्रीब्यूशन है। जो चीज़ें मैं एक्सपोर्ट करता हूँ उससे आने वाली टोटल कंट्रीब्यूशन इतनी बनती है। ठीक है। अच्छा, जो चीज़ें मैं एक्सपोर्ट करता हूँ उससे आने वाली इतनी कंट्रीब्यूशन बनती है। अगली वर्किंग जो है वो हम अपना सी एस रेशो ढूंढ लेते हैं। जो लोकल चीज़ें बेच रहे होते हैं ना उसका सी एस रेशो ढूंढते हैं। जो लोकल चीज़ें बेचते हैं ना उसका सी एस रेशो ढूंढते हैं। अच्छा, उसका सी एस रेशो सर कैसे मिलेगा? देखो उसका सी एस रेशो कुछ इस तरह से मिल जाएगा कि हम पैकेट्स वाली बात पर आ जाते हैं। पैकेट्स वाला एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। अच्छा देखो, मौरी और नागा के लिए हिसाब किताब किस तरह का है? मौरी और नागा के लिए कुछ हिसाब किताब इस तरह का है कि सवाल ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ लोकल सेल्स इज एस्टिमेटेड एट 80% ऑफ टोटल सेल्स। रेशो ऑफ सेल्स टू एक्स एंड वाई टाइप ऑफ कस्टमर्स वुड बी 3:2 रिस्पेक्टिवली। यानी कि मैं जितनी भी मौरी और नागा की चीज़ें बेचूंगा वो 3:2 के रेशो में बेचूंगा। मैं जितनी भी मौरी और नागा की चीज़ें बेचूंगा वो चीज़ें 3:2 के रेशो में बेचूंगा। ठीक है ना। मैं जितनी भी मौरी और नागा की चीज़ें बेचूंगा वो 3:2 के रेशो में बेचूंगा। अगर मौरी की 5 चीज़ें बिकी, तो 3 चीज़ें एक्स टाइप ऑफ कस्टमर्स को बिकेंगी और 2 चीज़ें वाई टाइप ऑफ कस्टमर्स को बिकेंगी। यानी कि अब जो है वो क्या आ गया, मौरी जो एक्स को बेचेंगे, मौरी जो वाई को बेचेंगे, नागा जो एक्स को बेचेंगे और नागा जो वाई को बेचेंगे। देखिए इनकी सेलिंग प्राइसेस अलग अलग हैं। मुझे बताओ, अगर मैं मौरी जो है, अब मैं लोकल की बात कर रहा हूँ, लोकल। मुझे बताओ अगर मैं मौरी जो है वो एक्स टाइप ऑफ कस्टमर्स को बेच रहा हूँ तो उनसे नेट मुझे सेल्स रेवेन्यू कितना मिलेगा? मौरी जो मैं एक्स टाइप ऑफ कस्टमर्स को बेचूंगा उससे मुझे नेट सेल्स रेवेन्यू कितना मिलेगा?
एक्स टाइप ऑफ कस्टमर्स वो हैं जो 60 डेज़ बाद पेमेंट करते हैं और इनको मैं किसी किस्म का कोई डिस्काउंट नहीं देता, लिहाजा इनको अगर मैं एक मोरी बेचूंगा तो 4500 का बेचूंगा। सवाल में मेंशन है कि लोकली जब आप कोई चीज़ बेचते हो तो 4500 की बिकती हैं। अच्छा, वाई टाइप ऑफ कस्टमर्स को जब मैं बेचूंगा ना, वाई टाइप ऑफ कस्टमर्स को जब मैं बेचूंगा, वाई टाइप ऑफ कस्टमर्स को जब मैं बेचूंगा तो वो 10% डिस्काउंट लेंगे मुझसे, और जब वो 10% डिस्काउंट देंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि 90% यानी कि 4050 पे बेचूंगा। इसी तरह से नागा का अगर कोई यूनिट मैंने एक्स टाइप ऑफ कस्टमर्स को बेचा तो वो 6000 पर बिकेगा, लेकिन अगर नागा का कोई यूनिट मैंने वाई टाइप ऑफ कस्टमर्स को बेचा जो 10% डिस्काउंट देते हैं तो 6000 का 90%, 6000 का 90% यानी कि 5000 और 400 पे बिकेगा। जो वाई टाइप ऑफ कस्टमर्स है, चाहे वो मोरी ख़रीद रहे हों चाहे वो नागा ख़रीद रहे हों, उनको 10% डिस्काउंट दिया जाता है। 10% जब डिस्काउंट दिया जाता है तो 10% से उसको रिड्यूस किया। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं अपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पर। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी? लोकल सेल्स की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मोरी की 3536 है, 3536 है, और नागा की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 4940 है, 4940 है। ठीक है, यानी कि अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना बड़ा आसान है। 4500 माइनस 3536, इसी तरह से 4050 माइनस 3536, इसी तरह से 6000 माइनस 4940, इसी तरह से 5400 माइनस 4940, यानी कि ये तो बड़ा आसान सा स्टेप था। ठीक है, क्या यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है? काइंडली मुझसे वो डिस्कस कर सकता है, वो डिस्कस कर सकता है। किसी को भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अच्छा जी, फर्दर मोर, और आगे क्या होगा, और आगे क्या होगा देखते हैं। देखो, अब अगर अगर मैं मोरी की बात करता हूँ और यूनिट्स की बात करता हूँ तो लोकली मैंने 36,000 यूनिट्स मोरी के बेचे। लोकली मैंने 36,000 यूनिट्स मोरी के बेचे और वो 3:2 के रेशो में बिकने थे, तो 5 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि 21,600 एक्स वालों को बिके होंगे, और फिर अगेन 36,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये होगा 36,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है ना, 21,600 और 14,400। इसी तरह से अगर नागा की बात करते हैं तो नागा के टोटल कितने यूनिट्स है जो लोकली बेचे? 44,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, और इसी तरह से 44,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि मैंने इसको उस रेशो में बांट दिया जिस रेशो में सवाल ने कहा है कि सेल्स होगी। अब मैं देख लेता हूँ कि भाई मेरा जो सेल्स रेवेन्यू है वो कितना होगा। मैं 21,600 यूनिट्स बेचूंगा 4500 रुपये के हिसाब से। मैं 14,400 यूनिट्स बेचूंगा 4050 के हिसाब से। मैं 26,400 यूनिट्स बेचूंगा 6000 के हिसाब से। मैं 17,600 यूनिट्स बेचूंगा 5,400 के हिसाब से, यानी कि मेरा जो टोटल सेल्स रेवेन्यू बनता है वो 408,960,000 बनेगा। अच्छा, जब मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूंगा, जब मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूंगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी बताओ? जब मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी? इसी तरह से सर आएगी। इस तरह से किस तरह से आएगी भाई? इस तरह से आएगी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 3536 है मल्टीप्लाइड बाई 21,600 यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 3536 है मल्टीप्लाइड बाई 14,400 यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 4940 है मल्टीप्लाइड बाई 26,400 यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 4940 है मल्टीप्लाइड बाई 17,600 यूनिट्स। तो ये मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई 344,656,000। यानी कि हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन भी आ गया, टोटल कंट्रीब्यूशन भी आ गया। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? टोटल कंट्रीब्यूशन के लिए आपने सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया और आपका फाइनली सी एस रेशो भी आ गया, सी एस रेशो भी आ गया लोकल्स का। सी एस रेशो कैसे आया? सी एस रेशो आया कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू।
ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू, और इसको ज़रा हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें। 15.72%, 15.72%। ठीक है, देखो ये सारी वैल्यू सवाल में थी, हमने सिर्फ और सिर्फ इसको जो है वो मेंशन किया है। मैं 1 मिनट का पॉज लूँगा ताकि आप लोग यहाँ तक चीज़ें ग्रैस्प कर लो, ग्रिप कर लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आराम से इसको देख लो और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जनाब, मैंने ये देख लिया कि मेरा जो लोकल सी एस रेशो है ना, लोकल जो सी एस रेशो है, लोकल सी एस रेशो जो है वो कितना है। अब हम आते हैं अपनी फिक्स कॉस्ट की वर्किंग पर, फिक्स्ड कॉस्ट, और देखते हैं कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है ना वो कितनी है और क्या क्या है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट में सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड एंड एस्टिमेटेड एट 28 मिलियन। एडमिन एक्सपेंसेस 28 मिलियन के हैं, यहाँ लिख देते हैं 28,000,000। ठीक है, एडमिन एक्सपेंसेस के बाद सेलिंग कॉस्ट आर एस्टिमेटेड एट 61 मिलियन ऑफ विच 80% आर वेरिएबल। तो सेलिंग जो हमारे पास फिक्स्ड सेलिंग है वो हमने ऊपर भी कैलकुलेट किया, फिक्स सेलिंग जो था वो 61 मिलियन का 20% था, 12.2 मिलियन। ठीक है, ये भी आ गया। और कोई फिक्स कॉस्ट नज़र आती है? और कोई फिक्स कॉस्ट नज़र आती है? हाँ, यहाँ पे भी कुछ कॉस्ट है ना। इन एडिशन टू दी अबव कॉस्ट द रॉ मटेरियल होल्डिंग कॉस्ट आर एस्टिमेटेड ₹4 per kg per month. The annual ordering costs are estimated at 600,000 which mostly constitute fixed expenses. Ordering cost है 6 लाख रुपए। अच्छा, फिर होल्डिंग कॉस्ट। अच्छा, होल्डिंग कॉस्ट कैसे आएगी? होल्डिंग कॉस्ट इज ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2। मोरी के लिए ऑर्डर साइज है 30,000, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2, ये हमने ईओक्यू में पढ़ा है, प्लस बफर स्टॉक जो कि 10,000 है। ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2 प्लस बफर स्टॉक मल्टीप्लाइड बाई होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट 4 रुपये एक महीने की है, तो 12 से मल्टीप्लाई किया साल के लिए। नागा के लिए क्या होगा? नागा के लिए होगा 40,000 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 12। ठीक है, मैं वापस से रिपीट करता हूँ। ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2 प्लस बफर स्टॉक, उसको हमने होल्डिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, और फिर ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2 प्लस बफर स्टॉक, और उसको भी अपने होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया। 4 रुपये रॉ मटेरियल की होल्डिंग कॉस्ट थी एक महीने की, साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए 12 से भी मल्टीप्लाई करना है। ये जब मैं आपको एक्सेल की शीट दूंगा तो उसमें आप दोबारा से ये वर्किंग देख भी सकते हो। और ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के चैप्टर में ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2 प्लस होल्डिंग कॉस्ट वगैरह वाली चीज़ें, ऑर्डर सेफ्टी स्टॉक, ये पढ़ाया जाता है। तो 2.64 मिलियन ये हो गया। अच्छा, इसके बाद प्रोडक्शन में भी फिक्स्ड है, फिक्स्ड प्रोडक्शन। सर फिक्स प्रोडक्शन कैसे आएगा? फिक्स प्रोडक्शन ऐसे आएगा, फिक्स प्रोडक्शन ऐसे आएगा कि लेबर का 40% ओवरहेड्स थे, लेबर की कॉस्ट का 40% ओवरहेड्स थे। ठीक है, मौरी की लेबर की कॉस्ट कितनी है? मौरी की लेबर की कॉस्ट 1200 है। मौरी की लेबर की कॉस्ट कितनी है? मौरी की लेबर की कॉस्ट 1200। मौरी की लेबर की कॉस्ट 1200 है, उसका 40% ओवरहेड्स थे,
उस 40% का 30% फिक्स्ड ओवरहेड्स थे, और ये क्योंकि पर यूनिट आएंगे तो इसको यूनिट्स रिड्यूस्ड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं ये वर्किंग गौर से देख लो, फिर आप लोगों के जो चैट है उसको देखता हूँ। नागा के लिए 1750 रुपये लेबर की कॉस्ट है, 1750 रुपये का 40% लिया तो ओवरहेड्स आए, उस 40% का 30% लिया तो फिक्स्ड ओवरहेड्स आए, और उसको जो नागा के हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं 60,000 उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ इस वर्किंग को। ये जो 19.8 मिलियन की वर्किंग है, ठीक है, 19.8 मिलियन की वर्किंग है, इसको ज़रा मैं गौर से वापस से रिपीट कर रहा हूँ, पहले इसको ज़रा कुछ रिप्लेसमेंट्स कर दूँ। अच्छा देखो, जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो कैसे आए, जितनी भी मौरी की लेबर की कॉस्ट है, जितनी भी मौरी की लेबर की कॉस्ट है उसका मैंने लिया 40%, तो मेरे पास ओवरहेड्स आ गए। उसका मैंने लिया 30%, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स आ गए, और उसको मैंने नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से मल्टीप्लाई किया तो टोटल ओवरहेड्स आ गए। इसी तरह से जितनी भी नागा की लेबर की कॉस्ट है, जितनी भी नागा की लेबर की कॉस्ट है उसका 40% लिया तो ओवरहेड्स आ गए, उस 40% का 30% लिया तो फिक्स्ड ओवरहेड्स आ गए, और उसको यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से यानी कि 60,000 से मल्टीप्लाई किया, तो अब मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट 63.24 समथिंग बन रही है, टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई। अच्छा जी, अब इस टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में बात क्या करें। देखिए, हमसे उससे सवाल ये पूछा था, कंप्यूट ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज़ अज्यूमिंग दैट द एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आर कंफर्म्ड एंड वॉल्यूम ऑफ लोकल सेल्स ऑफ मौरी एंड नागा विल मेंटेन द रेशियो एज पर बजट। यानी कि ये जो टोटल फिक्स कॉस्ट है, ब्रेक इवन के लिए हम लोकली कितनी चीज़ें बेचें, अगर मौरी और नागा का लोकल रेशियो सेम रहेगा और एक्सपोर्ट सारी बिक जाएंगी, तो ये टोटल फिक्स कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, जो चीज़ें एक्सपोर्ट करी हैं उससे आने वाला टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो 19.236 है। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, जो चीज़ें मैंने एक्सपोर्ट करी हैं उन एक्सपोर्ट से आने वाला टोटल कंट्रीब्यूशन 19.236 मिलियन है। यानी कि कंट्रीब्यूशन नीडेड फ्रॉम local to break even, contribution needed from local to break even, contribution needed from local sales to break even is 44,004,000। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट में से वो कंट्रीब्यूशन हटा दी जो एक्सपोर्ट से जनरेट होकर आ रही है, बाकी कंट्रीब्यूशन मुझे लोकली जनरेट करनी पड़ेगी अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव करना है। तो बची हुई 44,004,000 की जो कंट्रीब्यूशन है वो मुझे लोकली अचीव करना पड़ेगी, और उसके लिए कितना सेल्स रेवेन्यू चाहिए होगा, वो कैसे निकल सकता है। अगर आपको ये मालूम करना है कि लोकल सेल्स के लिए कितना सेल्स रेवेन्यू चाहिए, तो ये जो कंट्रीब्यूशन है इसको आप डिवाइड कर दो लोकल सी एस रेशो से। लोकल सी एस रेशो जो है वो 15.72 मिलियन है, यानी कि ये वो सेल्स है, सेल्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन। ठीक है, सेल्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन, जो हमारी कंट्रीब्यूशन आ रही थी उसको मैंने 15.72% से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये सी एस रेशो का रिवर्स है, तो मेरे पास सेल्स मुझे पता चल जाएगी कि अगर मेरी 279,856,253 की सेल्स की वैल्यू होगी, इसका 15.72% कंट्रीब्यूशन होगा, और इस कंट्रीब्यूशन में मैं स्पेसिफिकली ब्रेक इवन अचीव कर रहा हूँगा। तो यहाँ पर मेरा ये सवाल ख़त्म होता है, और अब अगर किसी की कोई क्वेरी, कंसर्न, कोई मसले मसाइल, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पर डिस्कस कर सकता है। इसकी रिकॉर्डिंग मैं फ़ौरन से जो है वो अभी अपने यूट्यूब के चैनल पे भी लगा देता हूँ, और जो लोग पोर्टल वाले हो उनके पोर्टल पर भी डाल देता हूँ। तो काइंडली इस सवाल को दोबारा हाथ के हाथ कर लीजिएगा वीडियो देखते हुए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आप लोगों को 10 मिनट देता हूँ ताकि आप लोग इस सवाल को भी सॉल्व कर लें। बहुत शुक्रिया। और अगर किसी ने कोई बात करनी है तो वो फ़ौरन से व्हाट्सएप पर आ जाए, मैं मीटिंग को एंड करने लगा हूँ।